दर्शकों, आज हमारी जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा डिजिटल हो चुका है। बैंकिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, पढ़ाई हो या फिर सरकारी सेवाएं, लगभग हर काम अब मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा होने लगा है। बिल्कुल सही कहा तुमने शहनाज, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी आज हमारी ज़िंदगी में उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये समझना भी ज़रूरी है कि जो साइबर फ्रॉड्स है ना, उसका तरीका भी बदलता जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन रखना और ख़ुद को अवेयर करना। बिल्कुल, इन्हीं अहम बातों यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर आर.के. मिश्रा जी, डीडीजी एनआईसी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो आज हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ है और आज ये देश की तरक्की में कितना इम्पोर्टेंट एक फाउंडेशन बन चुका है। आपने बात किया भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास किस तरह हुआ है, मतलब आप कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देना चाहते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पहुँचे। आज से 50 साल पहले 1976 जब इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने एक प्रोजेक्ट की स्थापना की और वो था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जहाँ से मैं आता हूँ। 50 साल हुए आज। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, सो डेटा के कम्युनिकेशन की बात करें तो एक एशियाड गेम्स के समय डेटा का आदान प्रदान हुआ, जो कि फील्ड से इंफॉर्मेशन और केंद्र तक पहुंची और उसका डिसेमिनेशन पब्लिक के पास पहुंचना। उसके बाद हम सब ने देखा कि दूरदर्शन में इलेक्शंस का डेटा वो किस तरीके से फील्ड से, काउंटिंग स्टेशन से उसका दूरदर्शन तक पहुंचना और उसका प्रचार प्रसार होना और फिर उसका सिटीजन तक पहुंचना। उसके बाद हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की स्थापना करना, वो अपने आप में एक माइलस्टोन रहा कि भारत ने समय समय पर किस तरह सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को प्रमुखता दी। और आगे चलते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ तक उस स्थिति तक पहुँच चुका था जहाँ एक्ट के लाने की आवश्यकता हो जिससे चीज़ें रेगुलेट हो सकें। नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम्स बने और हम सब ने देखा कि हिंदुस्तानियों ने ग्लोबली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किस तरीके से योगदान दिया और उसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो एक Y2K प्रॉब्लम के नाम से आया, जो कि 1999 में शुरू हुआ और जो ग्लोबली जो आईटी सिस्टम्स थे उनके रखरखाव के लिए, उनके अपग्रेडेशन के लिए, उनको समय के साथ ट्रांजिट करें, नई सेंचुरी में ट्रांजिट करें, वहाँ हमारा क्या योगदान रहा। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के रूप में आधार का प्रारंभ हुआ और आधार का हम इस्तेमाल आज देख रहे हैं कि किस तरीके से जन जन तक पहुंच चुका है, जन जन से सुविधाओं के लिए पहुंच चुका है। इसी ग्रोथ के साथ, क्योंकि अगर किसी भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की या किसी अन्य डेवलपमेंट की बात करें तो रिस्क उसके साथ ही आती है। देश में हाईवेज डेवलप हुए तो हाईवेज के साथ रिस्क एसोसिएट हुए। इसका मतलब ये है कि उन डेवलपमेंट्स को इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है और उन रिस्क को किस तरीके से मिटिगेट करना है उसकी तरफ भी जाने का ज़रूरत है। सरकार ने पॉलिसीज़ बनाई, सरकार ने एक्ट्स बनाए
लेकिन फॉलो हमें करना फॉलो है। हमें, जी। आज हम बात कर रहे हैं, अभी हमने हाईवे की बात की, हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन हाईवे की, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपने बात की, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंफॉर्मेशन हाईवेज या इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है उसके साथ साथ हमें रिस्क भी एसोसिएट होकर आ रहा है, इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमें अवेयर रहने की आवश्यकता है, हमारे नागरिकों को अवेयर रहने की बिल्कुल। तो आवश्यकता सर, है। एक सवाल यहाँ पे, नागरिकों की बात हो रही है, अवेयर होने की बात हो रही है, तो आज के समय में आम नागरिक के जीवन में अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पहुंच और उस पर जो निर्भरता है वो कितनी बढ़ चुकी है? बिल्कुल ठीक। अगर हम याद करें 1 जुलाई 2015 जी। और ये दिन था जिस समय एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम जो है सरकार ने शुरू किया था, और इसका नाम है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में, जहां आपने सभी चर्चा की डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, और उसको वो जो राइड कहाँ करे वो टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ टेलीकॉम। तो इसका मतलब ये है कि दूरभाष टेक्नोलॉजी, डेटा ट्रांसफ़र और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात करी, दोनों का कन्वर्ज होने की आवश्यकता है, दोनों को साथ चलना पड़ेगा। जी। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015, जी। तो तकरीबन 11 साल हो चुके हैं, उसको 12वां साल चल रहा है इस समय। उसने एक बहुत बड़ा जंप दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फील्ड में पहुंचने के लिए। उसी से एसोसिएटेड अगर हम चीज़ें देखें कि हाँ, हमने जो डेवलपमेंट्स की बात करी, अभी हमने बात की कि जो Y2K में हमारा क्या योगदान रहा देश का, हमारे नागरिकों का, हमारे IT एक्सपर्ट्स का। उसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ जो अगर डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात किया, अभी आपने जो इससे पहले जो हमारे गेस्ट थे, वहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुई। हेल्थ सेक्टर देखिए आप, तो हेल्थ सेक्टर में हम किस तरीके से IT का इंडक्शन हुआ, और उस IT को इस्तेमाल करते हुए सर्विसेज को हम नागरिक तक लेके गए। बिल्कुल। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की, नागरिकों की अगर जब हम बात कर रहे हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई-गवर्नेंस के विकास से जो हमारे नागरिक सेवाएं हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी ट्रांसपेरेंसी और उनकी सुविधा में किस तरह के बदलाव आए हैं? बिल्कुल ठीक। तो इसका एक पहला एग्जाम्पल वो जो है आपकी स्टूडियो से लेते हैं कि आपने अभी एक गेस्ट को आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के एक ब्लॉक से जोड़ा आपने, और इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उन गेस्ट के अनुभवों को, उनके क्षेत्र में क्या विकास हो रहे हैं, आपने जो है वो अगर आपने देखा तो नेशनल लेवल पे पहुंचा है। तो एक एग्जाम्पल हुआ। आज सुबह हम अगर दिन की शुरुआत करते हैं तो यहाँ स्टूडियो पहुँचने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं एक माध्यम की आवश्यकता थी, एक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता थी। तो पता लगा कि आपने कैब भी आपने बुक किया, आपने यहाँ शुरू हुए आप। आज हम सब इस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि हो सकता है अगर हम वॉलेट घर में भूल जाएं तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मोबाइल आपको जो है वो साथ लेके जाना है। और सर्विसेज जिस सेक्टर में बात करें, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, सोशल सेक्टर की बात करें, तो आप जिस सेक्टर की बात करेंगे वहाँ हम पहुँच चुके हैं, और उन सेक्टर्स की सुविधाओं को लेके हम ग्रास रूट तक पहुँचे हैं। ओके। तो सर, अगर हम यही बात करें तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप कल्चर, या फिर हम बात करें नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, इनको किस तरह से उन्होंने बढ़ावा दिया है? आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, मतलब कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी से उसको जोड़ना चाह रहे हैं। फिर चलते हैं Y2K में। अच्छा, तो हमारा जो हमारा देश का नागरिकों का कंट्रीब्यूशन क्या रहा ग्लोबली, और अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी में क्या इजाफा हुआ। सो अगर हम आज देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें, ग्लोबल मैप में देखें या डोमेस्टिक इकोनॉमी देखें, दोनों के अंदर आईटी जो है बहुत बड़ा पाई के रूप में उभरा है। बिल्कुल। उसके साथ साथ आपने आत्मनिर्भरता की बात की, आपने स्टार्टअप की बात की आपने। तो अगर हम पिछले एक दशक के अंदर देखें, जो जहां हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इस दौरान मेरा ये मानना है कि हम कहीं ना कहीं मेक बाई इंडियंस से मेक बाई इंडिया की तरफ शिफ्ट हुए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कंट्रीब्यूशन हमारा पहले भी था, लेकिन पहले हमारा कंट्रीब्यूशन था दूसरों के लिए काम करने के लिए, दूसरों के प्रोडक्ट्स में योगदान देने के लिए, तो उसका भी एक अपना महत्व था, एक इकोनॉमी के लिए एक वो भी एक बूस्ट था। बट अब हम जो शिफ्ट किया हमने, वो हम शिफ्ट कर चुके अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, जहां आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, इनका योगदान आया। आज देखिए आपके स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर जो आईटी से रिलेटेड स्टार्टअप्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अगर ग्रोथ की बात करेंगे, उन परसेंटेज के रूप में अगर देखेंगे, तो देयर इज ए ह्यूज ग्रोथ इन दैट सेक्टर। सो वी आर समवेयर शिफ्टिंग फ्रॉम, विच इज मतलब हैप्पी सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम दूसरों के लिए काम करने के बजाय हम प्रोड्यूसर बने हैं, प्रोडक्ट्स हमने अपने बनाए हैं और ये बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो सर, इसमें ये भी जानना चाहेंगे कि अगर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल नवाचार कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे? डेवलपमेंट की आपने बात की और विकसित भारत, जो कि जिसके लिए हमारे पास अब बहुत समय नहीं है, 2 डिकेड है हम सब के पास। तो डेवलपमेंट जो है वो दैट इज ऑल राउंड प्रोसेस है ना। तो जहाँ आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात करेंगे, प्रोडक्टाइजेशन की बात करेंगे, तो जो ये सेक्टर्स की बात की, जहाँ इनके आउटरीच की बात की, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना संभव ही नहीं है। अगर हम आज की बात हम देखें तो कोई भी डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, अगर हम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात भी करें, तो वहाँ भी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का योगदान है जी। और मेरे हिसाब से विकसित भारत के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा योगदान, और बहुत बड़ा योगदान नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद रीड होगी विकसित भारत के लिए और जहाँ पहुँचे। बिल्कुल। तो सर, अगर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी की बात करना तो बनता है। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल युग में समाज के सामने उभर रहे प्रमुख साइबर खतरों और ऑनलाइन अपराधों को आप किस प्रकार देखते हैं? डेवलपमेंट और रिस्क दोनों एक साथ ही चले हैं और चलेंगे। तो आपने जहाँ साइबर की बात की, तो वहाँ साइबर क्राइम की बात करेंगे और साइबर थ्रेट्स की बात करेंगे, और फिर उसको मिटिगेट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या साइबर का पेनिट्रेशन हुआ, उसी तरीके से अगर हम बोलेंगे कि जो वो एलिमेंट भी उभरे जो कि इसके लिए थ्रेट साबित हुए या होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हों या सोशल मीडिया फ्रॉड्स हों। जब आपने साइबर थ्रेट्स की बात की आपने या साइबर क्राइम्स की बात की, तो उसके साथ एक बहुत बड़ा डायमेंशन जुड़ जाता है कि इसमें जियोग्राफी का कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने घर की सुरक्षा देखें तो वो एक जियोग्राफी में लिमिटेड है। वो थ्रेट भी जो है, वो थ्रेट एक्टर जो है उसके हो सकता है 5, 10, 20, 50 किलोमीटर के बीच के होंगे। जहां आपने साइबर की भी थी तो वर्ल्ड इज वाइड ओपन, है ना। आप ये नहीं सोच सकते कि आप दिल्ली में बैठ के अगर कुछ साइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थ्रेट जो है वो थ्रेट लैंडस्केप जो है वो दिल्ली के लिए ग्लोबल थ्रेट भी। तो यहीं पर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि भारत सरकार साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करने और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव्स कर रही है? जो साइबर
जो कि हमने जब बात की साइबर जी। अटैक्स की बात की, तो अगर हम देखें तो इसकी सुरक्षा का मल्टीफोल्ड प्रोसेस होगा और है। ओके। तो एक हुआ कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनकी सुरक्षा, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक सर्टिन के नाम से एक जो है संस्था की स्थापना हुआ, जो साइबर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसके लिए आपको सॉल्यूशन देगा फॉर दोज इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर्स। सो उसी तरीके से आपने सुना होगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए भी इन्होंने योगदान दिया। दूसरा हुआ कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो यूजर्स हैं, जो सिटीजन हैं हमारे, उनकी सुरक्षा के लिए किस तरीके से एक इकोसिस्टम बना। तो हम देखें तो 2020 में I4C संस्था जो उसकी स्थापना हुआ, और उस संस्था के अंदर मल्टीपल वर्टिकल्स हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, जहां साइबर फॉरेंसिक्स के लिए काम होता है, जहां सिटीजन सर्विसेज को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो आज और एक बात और भी हम रेगुलर करते हैं, अपने प्रोग्राम में भी करते हैं, और भारत सरकार की तरफ से भी 1930, जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फंसता है, फ्रॉड होता है, तो 1930 पर कॉल करें। हम चाहेंगे कि इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां हम I4C तक अभी हम पहुंच चुके थे, इंडियन क्राइम कोऑर्डिनेशन, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उन्हीं का बेसिकली एक वर्टिकल का एक प्रोग्राम है, दैट इज योर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, जब साइबर क्राइम का हुआ, मतलब जब वो अगर हुआ तो वो टेलीफोन के माध्यम से हो सकता, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आपके अकाउंट्स की डिटेल के माध्यम से। तो एक सबसे पहले जो हमारा जो जिम्मेदारी है अपने प्रति, वो जिम्मेदारी ये है कि हम अवेयर रहें कि हमको क्या इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है जी। और क्या इन्फॉर्मेशन किसको शेयर करना है। इसका मतलब ये हो गया कि हम नीड टू नो के बेसिस पे बात करें। इसका मतलब ये है कि सामने एक्टर कौन है, उस हिसाब से हम उसके साथ इन्फॉर्मेशन साझा करें अपनी। और अगर हम इस बाउंड्री लाइन को अगर हम तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो हम खुद अपने लिए डैमेज करने वाले हैं। बिल्कुल 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 सही कहा। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे साथ जानकारी साझा की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। तो दर्शकों, आज बात हो रही थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी की, और इस पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे डॉक्टर R.K. मिश्रा जी, DDG NIC MIT से। सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद DD मॉर्निंग शो में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।